आप लोगों का अमित परिवार यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। एक क्वेश्चन है डीसी मोटर का कि 250 वोल्ट डीसी शंट मोटर है जो पूर्ण लोड पर 41 एम्पीयर की धारा ले रही है और दिया है मोटर का आर्मेचर तथा शंट रेजिस्टेंस क्रमशः, यानी आर्मेचर का प्रतिरोध 0.1 ओम है जबकि शंट फील्ड वाइंडिंग का प्रतिरोध जो है 250 ओम है। तो पहला क्वेश्चन है कि शंट धारा यानी ISH का मान पूछ रहा है। शंट धारा यानी ISH का मान पूछ रहा है, ज्ञात कीजिए। दूसरा आर्मेचर धारा IA का मान FR आर्मेचर और बैक EMF यानी विरोधी विद्युत वाहक बल EB का मान बताइए। तो हम लोग शंट मोटर को जानते हैं बेटा कि शंट मोटर किसे कहते हैं। प्रश्न में आपके शंट मोटर है तो शंट मोटर की कहानी हम लोग जानते हैं कि जब फील्ड वाइंडिंग आर्मेचर के समांतर क्रम में जुड़ी, फील्ड वाइंडिंग आर्मेचर के, मोटर में क्या है बेटा, मोटर एक बॉडी के अंदर जो हमारा चुंबक लगा हुआ, चुंबकों को उत्तेजित करने के लिए जो हम लोग उस पर कॉपर के तार की वाइंडिंग लुपेटेंगे उसे कहेंगे फील्ड वाइंडिंग। और चूंकि ये बेटा शंट मोटर वाला है इसलिए कहेंगे शंट फील्ड वाइंडिंग। वो इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है, वैद्युत चुंबक होता है। जब उसमें आप डीसी सप्लाई देंगे तो वो चुंबक बन जाएगा और जब डीसी सप्लाई बंद हो जाएगी तो उसका चुंबकीय गुण भी समाप्त हो जाता है, केवल अवशेष चुंबकत्व रह जाता है, हल्का फुल्का। तो ये इसलिए हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेट कहेंगे, जिससे हिंदी में कहेंगे वैद्युत चुंबक। तो मोटर की जो संरचना है वो आप लोग जान रहे हैं कि एक बॉडी होती है, ऐसे एक बॉडी होती है। जनरली ये बॉडी काहे की होती है, ढलवे लोहे की, कास्ट आयरन की, ठीक है ना। कास्ट आयरन अभी आप लोगों को मैंने दिखाया कि कास्ट आयरन बहुत क्वेश्चन पूछता है कि भाई मशीनों के बेड बनाए जाते हैं तो आप कहते हैं कास्ट आयरन के, यानी ढलवे लोहे का। दूसर का बहुत क्वेश्चन पूछता है कि इंजनों के, डीजल इंजन के या इंजनों के सिलेंडर, पिस्टन व रिंग बनाए जाते हैं तो आप कहेंगे ग्रे कास्ट आयरन के, यानी धूसर ढलवा लोहा का। बहुत सेलेक्टेड क्वेश्चन है, अमूमन पूछा जाता है। तो कास्ट आयरन क्या है बेटा, तो आप लोगों को ये भी बताया मैंने कि जो लोहे के अयस्क हैं, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, उनको हम लोग जो है फर्स्ट ऑफ ऑल वात्या भट्टी, जिसे कहेंगे ब्लास्ट फर्नेस में गलाते हैं, पिघलाते हैं। तो उस ओर से यानी मैग्नेटाइट, हेमेटाइट से हमको मिलता है पिग आयरन, यानी कच्चा लोहा। PIG, पिग माने सुअर। उसका मुंह जो है जब टेढ़ा मेढ़ा भट्टी से निकलता है तो लाल रंग का निकलता है लोहा, पिघला हुआ, और उसका मुंह टेढ़ा मेढ़ा कुछ ऐसा हो जाता है कि सुअर के थुथुन माने मुंह जैसा होता है, इसलिए वैज्ञानिकों ने उसका नाम रखा पिग आयरन। पिग माने सुअर, हिंदी में कच्चा लोहा। तो चूंकि बेटा वो कच्चा लोहा है, उससे जो है हम अन्य काम ले नहीं सकते। आप हथौड़ा मारेंगे या अन्य काम करेंगे तो कच्चा आयरन जो है ककड़ी की तरह से फटने लगता है, उसमें मजबूती नहीं होती है, तो हम लोग संरचनात्मक कोई काम उससे नहीं कर पाते हैं। तो संरचनात्मक या जो हमारा बेटा कंस्ट्रक्शन वर्क है उसको करने के लिए हम लोग फिर जो है उसे क्यूपोला में गलाएंगे, फिर उससे हम लोग जो है ढलवा लोहा, पिटवा लोहा तैयार करेंगे, फिर ढलवा लोहा और पिटवा लोहा से फिर हम लोग इस्पात बनाते हैं। वो इस्पात है लो कार्बन स्टील, हाई कार्बन स्टील, मीडियम कार्बन स्टील, माइल्ड स्टील। उसके बाद उन स्टीलों में और आवश्यक गुण उत्पन्न करने के लिए यदि हम लोग बाहर से बेटा उसमें कुछ सिलिकॉन मिला देते हैं तो उसे कहेंगे सिलिकॉन इस्पात, कुछ क्रोमियम मिला देंगे तो कहेंगे क्रोमियम स्टील हो गया, निकल मिला देंगे तो निकल स्टील हो जाए, कोबाल्ट मिला देंगे तो कोबाल्ट स्टील, टंगस्टन मिला देंगे तो टंगस्टन स्टील।
तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप जो कच्चा लोहा प्राप्त करते हैं वो प्राप्त करते हैं हम लोग किससे? लौह अयस्क, जिसे और बोलेंगे मैग्नेटाइट हेमेटाइट से। और मैग्नेटाइट हेमेटाइट को फर्स्ट ऑफ ऑल कहाँ गलाएंगे, कहाँ मेल्टिंग कराएंगे? स्मेल्टिंग कहाँ होगी? तो आप कहेंगे वात्या भट्ठी में, ब्लास्ट फर्नेस। तब आपको मिलेगा कच्चा लोहा यानी पिग आयरन। फिर पिग आयरन से आप बनाएंगे ढलवा लोहा, पिटवा लोहा। पिटवा लोहा का मतलब यह है बेटा जिसे पीट कर आप चद्दर के रूप में फैला सकें, जैसे आपकी सरिया है और चद्दर है, अन्य चीजें हैं जिस पर कि हम लोग हथौड़े से चोट मारकर फैलाते हैं। तो पीट कर जब सामान बनाया जा सके तो उसे उसका नाम पड़ गया पिटवा लोहा। इंग्लिश में कहते हैं राट आयरन। और सबसे शुद्ध रूप में जो लोहा है वो राट आयरन। बहुत पूछता है प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन इज, दे देगा स्टील, दे देगा, ठीक है ना, यानी इस्पात। फिर दे देगा ढलवा लोहा, पिटवा लोहा, कच्चा लोहा, ऐसे विकल्प दिया तो आपका है पिटवा लोहा। पिटवा लोहा को अंग्रेजी में कहते हैं राट आयरन। क्या कहते हैं? राट आयरन। तो सबसे शुद्ध लोहा राट आयरन है। इसमें 99.8% तक, 99.5% तक प्योर जो है लोहा होता है। केवल 0.2-0.3% ही अशुद्धियां होती हैं। इसलिए सबसे शुद्ध लोहा जो है, ये सब क्वेश्चन आपके CPMT वगैरह में भी पूछे जाते हैं, तो इसको नोट कर लीजिए। तो ये हम लोग जो है बॉडी है जिसे योक बोलते हैं बेटा, ये योक जो है वो किसका बनेगा? CI का बनेगा, यानी कास्ट आयरन का बनेगा। तो कास्ट आयरन आपके घर में, आप कास्ट आयरन देख लीजिए, जो चारा काटने वाला गोल वाला चक्का है जिसमें आप लोग अपना गड़ासा फिट करते हैं, वो गोल वाला चक्का जो है बेटा वो आपका ढलवा लोहा, जिसे आप लोग कांती मिट्टी या बिलेती मिट्टी बोलते हैं, वो मिट्टी नहीं है, वही ढलवा लोहा है। और वो ढाल कर सांचे में गोल सा फ्रेम बनाया जाता है। दूसर का मशीनों के पावे हैं, मशीनों के बेड हैं, लेथ मशीन है, कोई भी मशीन है तो उसका बेड जो है, जैसे हम लोगों का बेड है एकदम प्लेन रहना चाहिए, वैसे ही मशीनों के बेड भी जो है कास्ट आयरन के बनाए जाते हैं। पुराना वाला जो हैंडपंप आपके घर में लगा हुआ है, उसमें आपका जो सिलेंडर है जिसमें पानी भरा रहता है, हैंडल पुराना वाला, आजकल तो स्टील वाला चल रहा है, सरकारी जो लग रहा है, तो पुराने वाले की बात कर रहे हैं, वो सब आपका कास्ट आयरन। उसकी विशेषता क्या हो गई कास्ट आयरन की, कि इससे सामान जो है बेटा सांचे में ढाल कर बनाएंगे, ढलाई करके बनाएंगे, इसलिए उसका नाम पड़ गया ढलवा लोहा। ठीक है, तो आपके घर में हैंडपंप अगर लगा है तो उसका जो सिलेंडर है और हैंडल है वो ढलवे लोहे का। अब दूसर की बात है, देखिए वो बारिश में भीगता रहता है, सिलेंडर में हमेशा पानी भरा रहता है लेकिन जंग नहीं लगता, अंदर की दीवार हल्की सी रेडिश हो जाती है लेकिन जंग नहीं लगता। तो ढलवे लोहे की सबसे बड़ी विशेषता है कि उस पर जंग नहीं लगता है। दूसरी विशेषता यह है कि जिस आकार में आप ढाल देंगे उसी आकार में वो सैकड़ों साल तक पड़ा रहे। अब आप सोचें कि नहीं, ढालने के बाद आप सोचें कि नहीं थोड़ा सा हथौड़ी मार के इसको टेढ़ा कर दें, झुका देंगे तो झुकेगा नहीं, टूट भले जाएगा। यानी ढलवे लोहे की एक विशेषता यह है कि झुकेंगे नहीं, भले टूट जाएंगे। ठीक है ना, तो इसी क्वालिटी के कारण हम लोग बेड जो है उसी के बनाते हैं कि सैकड़ों साल तक बेड जो है एकदम फ्लैट जो है मशीनों के बने रहेंगे। नहीं तो इधर का भाग लपक जाएगा तो इधर का सिरा डाउन हो जाएगा, तो मशीनों के भाग आपस में मैच नहीं करेंगे तो मशीन का फंक्शन सब डिस्टर्ब हो जाएगा। तो इसलिए बेड बनाने। तीसरी विशेषता ये भी है इसकी कि ये दबाव में बहुत मजबूत होता है, इसलिए इसके जो है पिलर, खंभे, पुल उल के खंभे बनाए जाते हैं। नीचे से फर्श, जमीन का दाब, ऊपर से ट्रेन जा रही है उसका दाब। ऐसे ही मशीन का ऊपर से सब भारी पार्ट्स रखे हैं और नीचे से फर्श है, तो बेड भी इसका जो है बहुत मजबूत होता है। तो ये दबाव में बहुत मजबूत होता है।
और एक क्वालिटी आपने देखा ही कि भाई चोट मारेंगे तो ये वहीं से टूट जाएगा, लेकिन झुकेगा नहीं, यानी ये भंगुर होता है। चोट पड़ने पर टूट जाना या चूर चूर हो जाने को हम लोग क्या कहते हैं? भंगुरता का गुण कहते हैं। अंग्रेजी में कहते हैं ब्रिटिल। क्या कहते हैं? ब्रिटिल, भंगुर है। यानी ढलवा लोहा पूछेगा कि भंगुर है कैसा है, तो आप कहेंगे भंगुर है, ब्रिटिल है, चोट मारने पर ये फैलेगा नहीं, झुकेगा नहीं, वहीं से टूट जाएगा। अगली जो है इसकी क्वालिटी है वो ये है कि इस पर जो है बेटा जंग नहीं लगेगा और वेल्डिंग भी नहीं होगी। वेल्डिंग आप जबरदस्ती करवाएंगे तो फिर झटका लगने पर वहीं से फिर टूट जाता है। हैंडल आप देखते होंगे अमूमन अब जुगाड़ से लगा के, इधर भी राड लगा के, इधर भी छोटा सा टुकड़ा लगा के उसको वेल्ड करें तो कुछ दिन चलेगा, लेकिन वेल्डिंग सामान्य तौर पर बहुत टिकाऊ नहीं होती है। चलिए, तो ये सब इसकी क्वालिटी है। तो उसी का ये योक या सीआई, कास्ट आयरन का, सीआई का मतलब कास्ट आयरन का, हम लोग जो है बेटा इसे बनाते हैं। और मोटर को, ये मोटर की संरचना आपको बता रहे हैं। यहाँ चुंबक लग गए बेटा, ऐसे ये चुंबक हो गए, इधर भी ये आपका चुंबक हमने लगा दिया, ऐसे ऐसे ये हो गया धुर्रा, और इस पर आपकी आर्मेचर वाइंडिंग हो गई, और इस पर जो है आपका चढ़ गया कम्यूटेटर। क्या चढ़ गया? कम्यूटेटर। और इधर कार्बन ब्रूस लग गया, ये कार्बन ब्रूस इधर लग गया और इधर लग गया। तो ये जो है आर्मेचर वाइंडिंग हो गई, ये आपका कम्यूटेटर हो गया। अब जब हम लोग बेटा इसमें यहाँ से मोटर में सप्लाई इधर से देंगे, आप डीसी सप्लाई देंगे, डीसी सप्लाई इसमें डालेंगे बेटा इन खूंटियों में, इन खूंटियों में डीसी सप्लाई आप V वोल्ट की यहाँ से डालेंगे तो क्या होगा कि उसका ऐसे ले आएंगे और इन चुंबकों को एक्साइट करेंगे बेटा, और फिर यहाँ से आप मान लीजिए शंट है तो शंट की, और सीरीज है तो ऐसे सीरीज में चलेगा, और फिर यहाँ से ऐसे ऐसे जोड़ के और फिर यहाँ पहुँचा देंगे, और इसमें यहाँ से बेटा सप्लाई आपकी आएगी और ऐसे होकर ऐसे चली जाएगी। तो आप ये कहेंगे बेटा कि जो हमारी ये मोटर है, अब देखेंगे कि चुंबकों को हम लोगों ने आर्मेचर के समांतर क्रम में जोड़ दिया। ठीक है ना? तो दो ही सिस्टम है बेटा। जब इन चुंबकों में आप यहाँ से V वोल्ट की सप्लाई देंगे तो ये चुंबक एक्साइट हो जाएगा। ये मान लीजिए नॉर्थ पोल है तो इससे चुंबकीय फ्लक्स जो है, चुंबकीय फ्लक्स फाई निकलने लगेगा और वो नॉर्थ पोल में घुसने लगेगा, और नॉर्थ पोल से निकलकर साउथ पोल में घुसने लगेगा, और फिर यहाँ से बेटा होते हुए ऐसे अपना परिपथ पूरा करने लगेगा, और इधर से ऐसे अपना परिपथ पूरा करने लगेगा। इसलिए आपको बताया गया कि योक हम लोग जो है ढलवे लोहे का या स्टील का या फिर बेटा फेरोमैग्नेटिक पदार्थ का ही बनाते हैं, क्योंकि चुंबकीय फ्लक्सों को चलने के लिए ये अपने अंदर से योक जो है रास्ता प्रदान करता, प्रोवाइड करता, वो भी कम रिलेक्टेंस का। इसीलिए बॉडी हम लोग जो है सीआई की या बनाते हैं बेटा, हम लोग जो है लकड़ी की या माइका की या अन्य कुचालक की नहीं बना पाते हैं कि भाई बिजली उतर न जाए, कहीं करंट न मार दे बॉडी में, तो हम लोग ऐसी संभावना रहती है। लेकिन फिर भी चाहकर हम लोग जो है लकड़ी का या माइका का या अन्य किसी कुचालक की बॉडी न बनाकर मजबूरी में योक जो है, योक को ही बॉडी कहेंगे, फ्रेम कहेंगे, ये हम लोग जो है कास्ट आयरन की बनाते हैं, ढलवे लोहे की बनाते हैं। बड़े मोटरों में बेलित इस्पात का, रोल्ड स्टील का बनाते हैं। तो यहाँ पर बेटा इसका मेन काम क्या है योक का? तो एक क्वेश्चन पूछता है, तो योक का मेन काम है चुंबकीय फ्लक्सों को चलने के लिए सुगम पथ प्रदान करना। पक्का हो गया? चलिए बेटा, अब इसमें ये जो चुंबकों पर वाइंडिंग यहाँ पर बेटा इन्हें एक्साइट करने के लिए ये जो वाइंडिंग लुपेटी गई है, इसी को कहेंगे फील्ड वाइंडिंग। इसको क्या कहेंगे? फील्ड वाइंडिंग कहेंगे। और जो ये वाली है बेटा, यहाँ पर जो वाइंडिंग लुपेटी है, इसे कहेंगे आर्मेचर वाइंडिंग।
आर्मेचर वाइंडिंग। अब यहां से जब आप डीसी सप्लाई देंगे बेटा, तो ये कम्यूटेटर क्या कर देगा, डीसी को एसी में बदल देगा। क्लियर हो गया? जब इसमें बेटा धारा जाएगी तो ये कुंडली भी चुंबकीय हो जाएगी। ओर्स्टेड साहब, वैज्ञानिक ओर्स्टेड ने सबसे पहले बताया कि जब कोई भी आवेश बेटा चलता है हवा में, अगर वो चलता है, गतिशील होता है, स्थिर है, तो आवेश के चारों तरफ सिर्फ वैद्युत क्षेत्र है। स्थिर आवेश Q के चारों तरफ कौन सा क्षेत्र है, स्थिर है तो कौन सा क्षेत्र है, स्थिर आवेश Q के चारों तरफ जो है केवल वैद्युत क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र है, हाँ, वैद्युत क्षेत्र है। लेकिन उन्होंने कहा कि ये आवेश Q बेटा, ये आवेश Q वायु में गतिशील हो जाए। किसमें, वायु में गति करने लगे, गतिशील हो जाए, तो इस आवेश के चारों तरफ अब जो है कैसा क्षेत्र बनेगा, तो इसके चारों तरफ वैद्युत क्षेत्र, बहुत पूछता है, वैद्युत क्षेत्र प्लस चुंबकीय क्षेत्र भी बनने लगता है। दिख रहा भाई है? चुंबकीय क्षेत्र भी बनने लगता है। यानी बेटा बिना चुंबक के भी चुंबकीय क्षेत्र बनाया जा सकता है आवेश को गतिशील करके। और जब यही आवेश किसी तार में बहेगा, यही आवेश Q, यही आवेश Q बेटा यदि किसी तार में, चालक में ये चलेगा, और आवेश चलने को ही धारा कहते हैं, आवेश प्रवाह की दर को ही धारा कहते हैं। तो ये आवेश Q यदि किसी कंडक्टर में, चालक में फ्लो हो रहा है, चल रहा है, तो हम लोग पढ़े हैं कि आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। तो यानी तार में धारा भी बहे, आवेश चले अथवा तार में धारा बहे, तो इस तार के चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ चुंबकीय क्षेत्र बनता है। कौन सा क्षेत्र बनेगा, चारों तरफ बाहर हवा में कौन सा क्षेत्र बनेगा, चुंबकीय क्षेत्र बनेगा। इसीलिए हमको आपको कहा जाता है भाई, छत से अगर आपकी सप्लाई जा रही है तो कहा जाता है उसके करीब न जाओ, उसका चुंबकीय क्षेत्र यानी मैग्नेटिक फील्ड हमको खींच लेगा। क्यों खींच लेगा, क्योंकि हमारे शरीर में आयरन, ब्लड में क्या है, आयरन है, लोहा है, ठीक है ना, और वो लोहे को इसका चुंबकीय क्षेत्र अपनी ओर खींचता है, और कभी कभी दुर्घटना हो जाती है, कब हमारा हाथ या सिर वहां टच हो गया और दुर्घटना घट जाती है। तो इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड यानी चुंबकीय क्षेत्र बेटा आर्मेचर में बनने लगेगा, और एक ओरिजिनल चुंबकों का चुंबकीय क्षेत्र, दोनों एक दूसरे पर बलों का आरोपण प्रत्यारोपण करने लगते हैं। चुंबक अपनी जगह फिक्स है, बॉडी पर, वो हिलेगा नहीं। और ये आर्मेचर जो है आपका धुरे पर है, धुरा बैरिंग पर टिका हुआ है। बैरिंग जो है लीनियर गति, रैखिक गति के लिए अलाउ नहीं करती है, बैरिंग केवल रोटरी मोशन के लिए अलाउ करती है। अतः इस पर बल लगने लगता है, ऐसे बल लगने लगा, ऐसे और इधर से ऐसे, इसी को कहेंगे टार्क। बल आघूर्ण लगने लगता है और ये धुरा जो है बैरिंग पर या आर्मेचर आपका नाचने लगता है। और फिर इसी धुरे पर हम लोग पुली पट्टा चढ़ाकर काम लेते हैं। यानी हम लोगों को यहाँ से आपने दिया वैद्युत ऊर्जा, यहाँ से आपने दिया आई, इसमें बेटा आई बही, और पावर P बराबर होता है V गुणे I। आपने वैद्युत ऊर्जा दिया और ये धुरा नाचने लगा, तो हमें यांत्रिक ऊर्जा मिल गई, मैकेनिकल एनर्जी मिल गई। इस तरह से मोटर की परिभाषा हो गई कि मोटर वह युक्ति है जो वैद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में या मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। पक्का हो गया? तो चलिए, तो अब जो है आपको मालूम हो गया बेटा कि इसमें दो क्षेत्र बनने लगेगा, एक ओरिजिनल चुंबकों का चुंबकीय क्षेत्र और एक आर्मेचर वाइंडिंग में धारा प्रवाहित होने से, आवेश के प्रवाहित होने से, या आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं, अथवा धारा चलने से इस चालक के भी चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र बनने लगता है, दोनों का चुंबकीय क्षेत्र टकराने लगता है।
ठीक है ना। और बलों का आरोपण प्रत्यारोपण होता है तो हमारा आर्मेचर क्या होता है, नाचने लगता है। पक्का हो गया। दूसरका हम लोग पढ़े हैं, साइंस में भी आप पढ़े होंगे कि जब चुंबकीय क्षेत्र में एक ऐसा हो गया धारावाही चालक, इसको मिटा दूं, चलिए, चुंबकीय क्षेत्र में आपका धारावाही चालक रखा हो, चुंबकीय क्षेत्र में क्या रखा है, हाँ, चुंबकीय क्षेत्र में रखे धारावाही चालक पर लगने वाला बल, एक बल बेटा F बराबर होता है I/B/L sin थीटा न्यूटन। भैया यही मोटर क्या हो गई, चुंबकीय क्षेत्र में रखा आर्मेचर कैसा हो गया, इसमें धारा बह रही है, आर्मेचर हो गया धारावाही चालक, ये बन गया। तो उस पर एक बल लगने लगता है, इस बल की दिशा किससे हम लोग ज्ञात करेंगे, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से। किससे ज्ञात करेंगे, और मोटर के घूमने की दिशा किससे ज्ञात करेंगे, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से। ठीक है, चलिए, तो ये एक बल लगने लगता है बेटा, और इसी बल के कारण एक बल आघूर्ण डेवलप हो जाता है, और उस बल आघूर्ण के कारण हमारा धुरा या आर्मेचर घूमने लगता है, अथवा उसे कहेंगे मोटर नाचने लगती है। तो आई क्या, इसमें बहने वाली आर्मेचर में धारा है। बी क्या है बेटा, चुंबकीय क्षेत्र है। चुंबकीय क्षेत्र को हम लोग वेबर प्रति मीटर स्क्वायर में या टेस्ला में मापते हैं, ये भी सदिश राशि है। बी आई क्या है, धारा है, किसमें, एम्पियर में। बी क्या है, हाँ, चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है ना। और ये सदिश राशि है, कौन सी राशि है, बहुत पूछता है, ये वेक्टर है, सदिश है भैया। और इसे किसमें मापते हैं, वेबर बटे मीटर स्क्वायर में या टेस्ला। बहुत पूछा, 1,00,000 बार पूछा, टेस्ला किसका मात्रक है। और यल क्या है, चालक की लंबाई, चालक की लंबाई है बेटा मीटर में, चालक की लंबाई। चलिए, तो इससे भी एक बल, दोनों बातों आपके समझ में आ गई होंगी। अब जो है बेटा, यही फील्ड वाइंडिंग आर्मेचर के श्रेणी क्रम में जुड़ जाएगी तो हो जाएगी सीरीज मोटर। यही फील्ड वाइंडिंग आर्मेचर के समांतर क्रम में जुड़ जाएगी तो हो जाएगी शंट मोटर। और जब जिसमें बेटा सीरीज फील्ड वाइंडिंग और शंट फील्ड वाइंडिंग दोनों इन चुंबकों पर चढ़ा दिया जाए, इस चुंबक के कोर पर चढ़ा दिया जाए, तब वो हो जाएगी दोनों की मिश्रित। वो सीरीज का भी उसमें गुण आ जाएगा और शंट का भी गुण आ जाएगा, तो उसे कहेंगे कंपाउंड मोटर। पक्का हो गया। चलिए, तो अब यहां पर बात हो रही थी बेटा शंट मोटर की। तो शंट मोटर है क्या बेटा, तो देखें, शंट मोटर में आपने कहा कि ये जब फील्ड वाइंडिंग आर्मेचर के समांतर क्रम में जुड़ी हो तो उस मोटर को कौन सी मोटर कहेंगे भैया, शंट मोटर। और जब सीरीज में जुड़ी रहेगी तो कहेंगे सीरीज मोटर। तो यहां पर बेटा ये फील्ड वाइंडिंग आर्मेचर के समांतर क्रम में जोड़ देते हैं। चलिए, अब यहां पर बेटा हमने एक आर्मेचर बना दिया, ये हो गया आर्मेचर, और ये यही वाला गोल वाला आर्मेचर बना दिया, और ये जो है इधर कार्बन ब्रूस लगा दिया बेटा, और ऊपर भी कार्बन ब्रूस लगा दिया। ऐसे यहां से एक जो है ऐसे हम ले आए और यहां पर शंट फील्ड वाइंडिंग बेटा लपेट दिया ऐसे ऐसे, और यहां से बेटा V वोल्ट की डीसी सप्लाई दे दिया। यहां से क्या किया, सप्लाई दे दिया V वोल्ट की भैया, डीसी सप्लाई इसमें डाल दिया। SUPP लिख देते हैं, LY।
सप्लाई आपने, यही हो गया बेटा आपका कौन सा मोटर, ये हो गया शंट मोटर। शंट मोटर में क्या होता है, आर्मेचर किस क्रम में जुड़ा है, किसके, हाँ शंट फील्ड वाइंडिंग, ये वाली वाइंडिंग शंट फील्ड वाइंडिंग है, तो इसी को कहेंगे बेटा ये वाली आपकी शंट फील्ड वाइंडिंग है, शंट फील्ड वाइंडिंग है बेटा, और ये वाला आपका आर्मेचर वाइंडिंग। जब इसमें सप्लाई देंगे बेटा तो यहां से मान लीजिए आई एम्पियर की धारा मेन जो है यहां से चल रही है आई एम्पियर, तो कुछ इधर आएगी उसे कहेंगे आई ए, जो आर्मेचर में जाएगी उसे कहेंगे आई ए, और जो इस रास्ते से इसमें आएगी उसे कहेंगे आई एस एच। अब हम लोग जानते हैं बेटा कि मोटर जब घूमने लगेगी तो उसमें ईबी उत्पन्न हो जाएगा, विरोधी विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा। तो अब देखिए समांतर में हर जगह वोल्टेज बराबर होता है, अतः यहाँ का वोल्टेज बराबर यहाँ का वोल्टेज बराबर यहाँ का वोल्टेज। अब इस कुंडली का प्रतिरोध क्या है, इस कुंडली के प्रतिरोध को कहेंगे आर एस एच, यानी शंट का प्रतिरोध। ये ज्यादा रखते हैं, ये पतले तारों की अधिक टर्नों की होगी और यहाँ पर इसका प्रतिरोध 250 ओम, 50 ओम से 250 ओम तक रखेंगे। प्रश्न में भी हमारे 250 ओम लिखा हुआ है। चलिए और आइए, और आर्मेचर के प्रतिरोध को, इसके प्रतिरोध को कहेंगे आर ए फॉर आर्मेचर रेजिस्टेंस, और इसमें उत्पन्न होगा ईबी, विरोधी विद्युत वाहक बल। ये चलेगा विपरीत में, सप्लाई वोल्टेज के विरोध में चलेगा भैया। अब यहीं से देखिए तो एक वोल्टता समीकरण हुआ, वोल्टता समीकरण भी बराबर क्या हो गया, अब आप कहेंगे सप्लाई वोल्टेज भी बराबर यहाँ का आर्मेचर का वोल्टेज बराबर यहाँ का वोल्टेज, यानी तीनों जगह वोल्टेज समांतर क्रम में, हर जगह वोल्टेज बराबर होते हैं। हम लोगों के घरों में वाइंडिंग समांतर क्रम में होती है वायरिंग, और सब पंखा पर बल्ब पर हर जगह वोल्टेज 220 220 220 मिलता रहता है। तो समांतर क्रम में हर जगह का वोल्टेज बराबर होता है, तो यहां से लिखेंगे सप्लाई वोल्टेज भी, वोल्टता समीकरण पहले लिख रहे हैं, तो क्या हो जाएगा V बराबर, अब यहाँ का वोल्टेज, तो यहाँ बेटा EB उत्पन्न होगा और प्लस IARA जोड़ देंगे। रेजिस्टेंस खाता है ना, रेजिस्टेंस क्या खाता है, रेजिस्टेंस V बराबर IR से खाता है ना। इतना वोल्ट जो ओम के नियम के अनुसार बेटा कोई भी रेजिस्टेंस जो है V बराबर IR, तो इसका भी रेजिस्टेंस जो RA है इस वोल्टेज को ड्रॉप करेगा इस फार्मूले से। तो अगर जितना ड्रॉप कर रहा है उसको और जो EB वोल्ट उत्पन्न हो रहा है उसको, दोनों को जोड़ दें तो दिए गए वोल्टेज V के बराबर हो जाएगा। इसलिए V बराबर हो गया EB प्लस IARA बराबर हो गया बेटा यहाँ का वोल्टेज, यहाँ का वोल्टेज V बराबर ISH गुणे RSH, तो ISH गुणे RSH बेटा, ये हो गया वोल्टता का समीकरण। ऐसे ही दूसरा धारा समीकरण लिखेंगे तो लिखेंगे सप्लाई धारा यहाँ से आई जा रही है और I बराबर हो गया IA प्लस ISH। I का बेटा कुछ हिस्सा आर्मेचर में चला गया तो उसे IA कहेंगे, और कुछ हिस्सा आगे आया और फील्ड वाइंडिंग में गया तो इसे कहेंगे ISH। ISH और IA को जोड़ दें तो दी गई कुल धारा I के बराबर हो जाएगा। तो ये समीकरण बन गया दूसरा धारा समीकरण। भैया यहाँ पर भी देखिए ना, यहाँ से तारा आपने कट किया और इसमें डाला तो कुछ धारा इधर गई और कुछ धारा आर्मेचर में आ गई, तो समांतर क्रम में जुड़ गया। जब धारा का बंटवारा होता है तो समांतर क्रम हो जाता है। पक्का है ना। चलिए
तो यही दोनों बातों को बेटा, ये आपका जो है सर्किट डायग्राम बन गया शंट मोटर का, और ये शंट मोटर की विशेषता हो गई, वोल्टता समीकरण हो गया, ये धारा समीकरण हो गया। अब हम लोग आते हैं अपने क्वेश्चन पर। क्वेश्चन में कह रहा है शंट धारा ज्ञात कीजिए भैया। तो हम लोगों को दिख रहा है कि V बराबर ISH गुणे RSH। तो पहला क्वेश्चन हम लोग ले रहे हैं शंट धारा। पहला है बेटा शंट करंट, हम लोग ले रहे हैं शंट करंट या शंट फील्ड वाइंडिंग की धारा बेटा, जिसे कहेंगे ISH को पूछ रहा है। तो यहां से देखें वोल्टता के समीकरण में V बराबर ISH गुणे RSH है भैया, तो वहीं रख दें V बराबर ISH गुणे RSH। V का मान दिया हुआ है 250 वोल्ट बेटा, ये रख दीजिए। तो लिखेंगे 250 बराबर ISH को ISH रहने दीजिए और गुणे RSH। RSH जो है शंट रेजिस्टेंस का मान दिया है 250 ओम। तो RSH का मान हो गया 250। अब लिख लेंगे बेटा ISH बराबर पक्षांतर करिए तो 250 बटे 250 बराबर 1 एम्पियर आ गया आंसर। पहला आंसर आ गया 1 एम्पियर। कितना आ गया? 1 एम्पियर आ गया पहला आंसर। दूसरा करा आर्मेचर धारा IA का मान बताइए। तो दूसरा हम लोग क्वेश्चन लिखते हैं बेटा आर्मेचर धारा IA। आर्मेचर धारा IA का मान पूछ रहा है। तो ये समीकरण लगा दें I बराबर IA प्लस ISH। I जो है क्या है बेटा? I जो है सप्लाई धारा है। I जो है ये V सप्लाई वोल्टेज है और I जो है सप्लाई धारा है, यानी कुल धारा है। तो लिख देंगे I बराबर IA प्लस ISH से बेटा ये वाला समीकरण लगाएंगे। I का मान दिया है, कितना दिया है? 41 एम्पियर। फुल लोड पर मोटर 41 एम्पियर ले रही है बेटा, तो I का मान 41 है बराबर IA को IA ही रहने दीजिए प्लस ISH का मान अभी देखिए आप लोग ज्ञात किए 1 एम्पियर यहाँ पर बेटा, तो 1 यहाँ पर रख दीजिए 1, इसलिए IA बराबर हो गया 41 माइनस 1 बराबर 40 एम्पियर। यानी बेटा इसमें इधर 1 एम्पियर आ रही है, ISH का मान 1 एम्पियर है, और इस रास्ते से I जो जा रही है वो कितना जा रही है? 40 एम्पियर जा रही है। टोटल मिला के 41 एम्पियर ले रहा है। चूंकि आर्मेचर का रेजिस्टेंस बहुत कम होता है, बिलो 5 ओम होता है, 0.5 ओम ऐसे होता है बेटा, तो मैक्सिमम धारा आर्मेचर से ही होकर सर्कुलेट होती है। इसका रेजिस्टेंस ऑलरेडी 250 ओम है, तो धारा हमेशा सरल मार्ग से भागेगी। अब तीसरा क्वेश्चन आपका क्या है भाई? तीसरा क्वेश्चन कहता है बैक EMF ज्ञात कीजिए, यानी EB का मान पूछ रहा है, विरोधी विद्युत वाहक बल। तो ये समीकरण रख दीजिए, ये वाला समीकरण लगा दीजिए। हम लोग जानते हैं V बराबर EB प्लस IARA, इसे मान रख दीजिए। V का मान 250 वोल्ट दिया है, यहाँ से 250 वोल्ट दिया जा रहा है मोटर को, तो यहाँ रखेंगे बेटा 250 बराबर EB प्लस IA का मान 40 एम्पियर अभी आपने ज्ञात किया। IA बराबर है 40 एम्पियर, ये है IA का मान, तो यहाँ पर रख देंगे 40 गुणे RA का मान, यानी आर्मेचर का प्रतिरोध 0.1 ओम दिया, 0.1, तो गुणे 0.1 कर दें RA का मान। अब इसी को बेटा यहाँ से EB बराबर ज्ञात करेंगे, दिख रहा है
तो इसका गुणा करेंगे तो ये 4 बन जाएगा बेटा। 40 में 0.1 का गुणा करेंगे तो 4 हो जाएगा, इधर आएगा तो -4 हो जाएगा, तो 250 - 4 हो गया, बराबर कितना हो गया? 246 बेटा वोल्ट। तो इस तरह से विरोधी विद्युत वाहक बल ईबी का मान आ गया 246 वोल्ट। तो ये तीनों क्वेश्चन आपके जो है इस न्यूमेरिकल में सॉल्व हो गए। अगर कहीं प्रॉब्लम अब भी हो तो बताइए। तो ये टॉपिक यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।